सो नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ क्रस्ट में अभी 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 90 मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटेलॉइड्स भी हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? वैसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके पॉजिटिवली चार्ज आयन दैट इज कैटायन फॉर्म करते हो उनको मेटल्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप सोडियम में देख रहे होगे कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज आयन्स फॉर्म हो गया, मेटल हो गया। या फिर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा, मेटल होगा। अगर 5 6 7 रहेगा तो नॉन मेटल होगा। अब जैसे कि जो सोडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 10 10 और 1 11 हो गया। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 2 3 वाला मेटल। वहीं अगर 4 5 6 7 रहेगा तो वो नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम फटाफट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जो मेटल होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, जबकि नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ गुड एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक्सेप्शन यहाँ आप देख लो, एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया है। स्टेट का बात करें, जो मेटल होता है वो जनरली सॉलिड होता है, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो तीनों फॉर्मेट में, मतलब तीनों में वो एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। एक्सेप्शन एग्जाम्पल सब हमने यहाँ पे ऊपर में लिख दिया है। अगला मेटल में है डक्टिलिटी, यानी कि एबिलिटी होती है कि आप मेटल को थीन वायर में ड्रॉन कर सकते हो, जबकि नॉन मेटल को आप थीन वायर में ड्रॉन नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक्सेप्शन एग्जांपल आपको यहाँ से याद कर लेनी है, मैं वहाँ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो वरना फिर लंबी हो जाएगी। अगला है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब कि जिसको मेटल को हम पीट पीट के उसको एक थीन शीट्स में बना सकते हैं, जैसे अल्मुनियम और गोल्ड को हम पीट पीट के थीन शीट में बना सकते हैं। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स को ऐसा नहीं किया जा सकता है। अगला है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब पॉलिश करने पे साइन करेगा। मेटल जो होगा उसको पॉलिश करने पे साइन करेगा, जबकि नॉन मेटल जो होगा वो नॉन लस्ट्रस होता है, उसको पॉलिश करने पे साइन नहीं होता है। नेक्स्ट है सोनोरिटी, यानी कि उसको हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करने पे रिंगिंग टाइप में साउंड निकलेगा। मेटल जो होता है सोनोरस होता है, जबकि नॉन मेटल नॉन सोनोरस होता है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होगा? मेटल में हाई डेंसिटी होगा, जबकि नॉन मेटल्स में डेंसिटी लो होती है। एक्सेप्शन देखते जाना, ठीक है, एक्सेप्शन में यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। हार्डनेस का बात करें, जो मेटल होती है वो ज़्यादा हार्ड होती है, जो नॉन मेटल्स होती है वो जनरली सॉफ्ट ही होती है। कुछ ही मेटल्स होते हैं जो कि हार्ड होती है, जैसे डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स की जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है, एक्सेप्शन मरकरी गैलियम इनकी लो होती है। वहीं नॉन मेटल की लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये सब एक्सेप्शन है, इन सब का हाई होता है। अगला केमिकल प्रॉपर्टीज़ का बात करते हैं, जो कि हमने ऊपर में डेफिनेशन मेटल में आप लोगों को बता दिया कि आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मेटल होगा। 4 5 6 7 रहेगा तो वो नॉन मेटल होगा। इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जबकि जो नॉन मेटल होता है वो एक्सेप्टर होता है। यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया और ये एक्सेप्ट कर लिया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आयन टाइप का अगर हम बात करें तो जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, यानी कि ये कैटायन होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एनायन फॉर्म करते हैं। Na+ है ना, तो पॉजिटिव आयन फॉर्म किया तो कैटायन, और ये देखो Cl- है, नेगेटिव आयन फॉर्म किया ना तो इसलिए एनायन। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, जबकि जो नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एटोमिसिटी का अगर बात करें तो जो मेटल्स होते हैं मोनो एटोमिक होते हैं, मतलब इसकी जो एटम की संख्या होती है एक ही होती है। यहाँ पे देखो सब में एक एक है। यहाँ पे देखो ये पोलो एटोमिक होती है, पॉली एटोमिक यानी कि ये इसमें अलग अलग एटम्स हो सकते हैं। जैसे Cl में देखो यहाँ 2 एटम है, ऑक्सीजन में 2 एटम है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है नोबल गैस, इसमें एक ही होता है। नेक्स्ट आगे आते हैं, जो कि हम लोग का है नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, याद रखना। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होता है नेचर में। एग्जांपल यहाँ पे बेसिक, एक्सेप्शन, एग्जांपल, ये सब सारा यहाँ पे हमने अच्छे से लिख दिया है। नेक्स्ट अगला आते हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन मेटल का अगर ऑक्सीजन के साथ होता है तो ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करने पे क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड, जो कि नेचर में बेसिक होता है। एक्सेप्शंस यहाँ पे देख लो, जो कि हमने एम्फोथेरिक ऑक्साइड के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया है, जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों तरह से बिहेव करता है, इस वजह से इसको एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्यों एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोथेरिक होते हैं नेचर में? क्योंकि ये कुछ टाइम एसिडिक बिहेव करते हैं, कुछ टाइम बेसिक बिहेव करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो, रिएक्शन भी लिख दिया है, कभी एसिडिक की तरह बिहेव कर रहा है, कभी बेसिक की तरह। अच्छा, आपको ये भी याद होना चाहिए कि जितने भी मेटल्स होते हैं, सारे जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन की तरह, ऑक्सीजन के साथ सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब कैसे रिएक्ट करते हैं? अब जैसे जैसे मान के चलो, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं सोडियम पोटेशियम, तो ये ऑक्सीजन के साथ काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, काफ़ी जल्दी ये आग पकड़ लेगा, इस वजह से इसको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है, खुले प्लेस में इसको नहीं रखा जाता है।
वहीं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड ये सब में एक ऑक्साइड का एक थिन लेयर चढ़ा के रखा जाता है ताकि ये ख़राब नहीं हो, सुरक्षित रखने के लिए। आयरन में क्या होता है, आयरन को आप कितना भी हीट कर लो वो जलने वाला नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन होता है वो वाइब्रेसली रिएक्ट नहीं कर पाता है, आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाता है आयरन के साथ। हाँ, वहीं जो आयरन के फीलिंग्स होते हैं वो जल जाते हैं। जो कॉपर होता है ये बर्न नहीं होता है इसको हीट करने पे, लेकिन कॉपर को हीट करने पे वो जलता तो नहीं है, बट उस पर एक हम ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड चढ़ा के रखते हैं। और जो गोल्ड और ये सोना और चांदी जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट आगे दिया गया है मेटल वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए, इसको याद रखना कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, फिर दोबारा से ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर वाटर हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन भी आप देख सकते हो, एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। मेटल देखो वाटर के साथ ये रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म किया, फिर ये मेटल ऑक्साइड अगेन रिएक्ट करके देखो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना लिया। एंड आपको ये भी याद रखना है कि सारे मेटल्स वाटर के साथ एक साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन ये सब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। जो मैग्नीशियम होता है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इनफैक्ट आपको ये भी याद रख लेना है कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करता है ना, तो हाइड्रोजन जो होता है वो वाटर के सरफेस पे आ जाता है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। एंड वाटर इन सब के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जैसे लेड, कॉपर, सोना मतलब Au, गोल्ड एंड Ag यानी कि सिल्वर, इन सब के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट आगे दिया गया है रिएक्शन विद मेटल विद एसिड। मेटल एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, ये तो भाई हमने आप लोग को पहले चैप्टर 2 में ही बता दिया है ना, तो ये मैं आप लोग को यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है। अगला दिया गया है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल साल्ट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस को डिस्प्लेस कर देता है। अब जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक हम मेटल लिए, एक यहाँ पे साल्ट सॉल्यूशन लिए, तो ये जो कॉपर है लेस रिएक्टिव है, तो इस वजह से Fe ज़्यादा मोर रिएक्टिव होने के कारण देखो यहाँ Cu को ये रिप्लेस कर लिया और Cu बाहर निकल गया। तो यहाँ पर भी ये मेटल और सॉल्यूशन एक ले लिए, यहाँ पर देखो एक सॉल्यूशन और एक मेटल जो होता है हमें मिल जाता है, तो इस तरह से इसका रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आगे है मेटल्स विद नन मेटल्स। मेटल नन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा आयोनिक कंपाउंड, यानी कि सॉल्ट वो फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे मेटल नन मेटल फॉर्म हुआ क्या, आयोनिक कंपाउंड NaCl। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, तो वैसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, कैसे ट्रांसफर होता है, मेटल से नन मेटल ट्रांसफर होने से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड। अब रूल्स यहाँ पे दिया गया है कैसे आप इसको ट्रांसफर मतलब करते हैं हम लोग, तो ये हमें पता है ऑलरेडी। एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम भेज देते हैं, तो ये इसका ऑक्टेट पूरा होने के लिए 2 और 8 चाहिए, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो ये 2 8 8 इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इसका 2 8 इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है, एंड इस तरह से इसका ट्रांसफ़र होता है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब हम, तो ये सब मुझे नहीं लगता सब समझाने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन जो था वो इसके पास आ गया, तो ये इस तरह से अपना फुलफिल कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको सीखना होगा ना, तो कमेंट करना, मैं इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, हमने ऑलरेडी इसको सिखाया हुआ है। अगला है कोवैलेंट कंपाउंड। देखो जो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है वो मेटल और नन मेटल के बीच में होता है, जबकि जो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है वो नन मेटल और नन मेटल के बीच में होता है, शेयरिंग करने से। जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो ट्रांसफर से होता है, और जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो मेटल नन मेटल के शेयरिंग से वो फॉर्म होता है। अब आयोनिक कंपाउंड के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें पहला है फिजिकल नेचर। क्या फिजिकल नेचर है, तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड और हार्ड होते हैं जनरली। क्यों, क्योंकि इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो ये जो होते हैं जनरली ब्रेक हो जाते हैं अगर आप इस पर ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो। और जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब यहाँ पे कुछ आयोनिक कंपाउंड्स है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या है ये आप देख लो। अगला है सॉल्युबिलिटी, देन है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब कुछ आपको याद रख लेना, ये सब जरूरी है, कर लेना इसको, ठीक है। मैंने आपको अच्छा यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग दिखाई दे रहे होंगे। मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, और अब मैं आपको जो पूरा चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। क्वेश्चंस की वीडियोज़ आगे आएगी। नेक्स्ट आगे हम लोग समझने वाले हैं मेटल्स को हम लोग किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे है, सबसे पहले इसके एक्सट्रैक्शंस के लिए आपको कुछ टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे मिनरल्स क्या है, जो हमें नेचुरली अर्थ क्रस्ट से मिलता हो, अर्थ से जो भी हमें नेचुरली मिलता हो दैट इज़ कॉल्ड मिनरल्स, और जिसमें
मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो हमें अर्थ क्रस्ट से नेचुरली मिलता हो उसको हम मिनरल्स कहते हैं। दूसरा है ओर्स। ओर्स क्या होता है, तो वैसे मिनरल जिसमें हाई परसेंटेज में मेटल्स प्रेजेंट होगा। गैंग्यू का किसको कहते हैं, तो वैसे ओर्स जिनमें हाई अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ रहती है, गंदगी उसमें लगी हुई रहती है, तो उस गंदगी को हम गैंग्यू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किसे कहते हैं, तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल। प्योर मेटल को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है और से, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मेटलर्जी। अब हम मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसके 3 स्टेप हैं। पहला है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। सबसे पहले क्या होता है कि ओर्स और ओर्स को हम गैंग्वी से, ओर्स में जो गैंग्वी लगी होती है उसको हम अलग करते हैं, मतलब कि इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। देन फिर ओर्स को प्योर बनाते हैं, फिर उसका रिफाइनिंग कर देते हैं। अब इसका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप क्या है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स का, तो इसमें सबसे पहले ओर्स की इनरिचमेंट के लिए हम क्या बताएं आप लोग को कि जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसको रिमूव करना है, गैंग्वी को रिमूव करना ओर्स से। अब इसके कुछ कुछ मेथड्स है, ये सब सारा मेथड्स याद कर लेना कि कैसे हम गैंग्वी को रिमूव करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो 4 मेथड ये होते हैं, इसको याद कर लेना। बाकी अगर इसके डेफिनेशंस अगर अगर आपको याद करने होंगे तो कर सकते हो, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो चारों मेथड बस याद रखना, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगला आते हैं जो कि है स्टेप नंबर 2, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। अब इसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मतलब ओर्स को हम प्योर कैसे बनाते हैं, मेटल को प्योर कैसे बनाते हैं। तो इसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ के लिए याद रखनी होगी, क्योंकि इसमें लो रिएक्टिव मेटल को अलग तरीके से, मीडियम वाले को अलग तरीके से और हाई वाले को अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे जो लो रिएक्टिव मेटल होता है ये जनरली सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो जो इसमें लो रिएक्टिव मेटल में कौन कौन से मेटल शामिल है, जैसे मरकरी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। तो ये देखो यहाँ पे मरकरी तो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनका फिर रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना। देखो यहाँ पे हीट किया जा रहा है, एसजीएस को हीट किया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज़ का बात करें तो इनका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों ही होता है। जैसे ये सब आपका मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में आता है। अब जो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स होते हैं वो कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो जिंक जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जो कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसको हम ऑक्सीजन के अब्सेंस में हीट करेंगे, और जो सल्फाइड के फॉर्म में होगा उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, ठीक है। और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होगा वो तो हम बता दिए वो रोस्टिंग होता है, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो हीट होगा वो क्या होगा, कैल्सिनेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका कैल्सिनेशन हो रहा है ZnCO3 क्या हो रहा है, कैल्सिनेशन हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। कैसे एक्सट्रैक्ट हुआ इसका रिएक्शन ये आप याद रख लेना। चलो ये सब हो गया। अब आगे आगे यहाँ पे दिया गया है मेटल फ्रॉम एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स के बारे में पहले हमने आप लोगों को बता दिया है कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। यहाँ पे देख लो जिंक को जिंक सल्फाइड के फॉर्म में भी रह सकता है, कार्बोनेट के फॉर्म में भी रहता है। तो सल्फाइड के फॉर्मूला को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर लिए, और कार्बोनेट वाला हम ऊपर में हम आप लोगों को सिखाई दी है कि वो रोस्टिंग की बात है वहाँ पे। अगला है जो आप लोग का हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, या मीडियम लिखा गया है, ये हाई रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होगा जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनका क्या होता है, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तब जाके इसको प्योर मेटल बनाया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का ये वाला डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के लिए याद रख लेना। इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एक एनोड और कैथोड की एक तरह से रड लेते हैं, और याद रख लेना कि जो कैथोड होता है, कैथोड में जो मेटल्स होता है ना वो उधर जमा होते जाता है, क्योंकि मेटल में पॉजिटिव चार्ज आयंस होता है और कैथोड में नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। तो इस वजह से कैथोड में सारा पॉजिटिव जो होता है वो जमा होते जाता है, और एनोड में सारा जो नेगेटिव वाला आयंस होगा, जैसे क्लोरीन जो नेगेटिव होगा वो एनोड में जमा होते जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं जो कि स्टेप नंबर 3, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसमें हम 90% प्योर मेटल को 99.9% तक प्योर करते हैं, एंड इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है। इसमें भी हम एक एनोड का और इस तरह से एक कैथोड का रड लेते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आगे अगला टॉपिक में आते हैं जो कि है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या हो गया कि वही जंग लग जाना।
अब जैसे यहाँ पे दिया गया द सरफेस ऑफ सम मेटल्स कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर लंबे समय तक अगर मेटल्स को आप बाहर रख देते हो, खुले में रख देते हो, तो रिएक्ट होके वो क्या होता है, कोरोड हो जाता है, जंग लग जाता है। जो सिल्वर होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है अगर आप एयर में उसको खुला छोड़ दो तो। वहीं जो कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है, मतलब कॉपर कार्बोनेट की एक कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है कॉपर के ऊपर। वहीं जो आयरन है, आयरन को अगर आप एयर पे खुला छोड़ दो तो वो ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम रस्ट भी कहते हैं। अब आगे दिया गया है कि मेटल को आप कोरोड होने से कैसे बचा सकते हैं, मतलब मेटल को जंग लगने से कैसे आप बचा सकते हैं। तो पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीजिंग करके, या फिर गैल्वनाइजेशन प्रोसेस द्वारा, यानी कि जिंक की परत चढ़ाकर, क्रोमियम की परत चढ़ाकर, या एल्युमिनियम की परत चढ़ाकर, या फिर एलॉयज बना के हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन होने से। गैल्वनाइजेशन के बारे में बता ही दिया, जिंक की परत चढ़ाना। अच्छा, एलॉय क्या होता है, तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल का या नॉन मेटल का। जैसे जो आयरन होता है वो आयरन और कार्बन का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी एलॉय होता है। स्टील जो होता है वो ये उनमें ये सब सारी चीज़ पाई जाती है। ब्रोंज, कॉपर और टीन का होता है। 22 कैरेट गोल्ड भी अगर आप देखने जाओ तो इसमें भी 22 पार्ट जो होता है प्योर गोल्ड होता है, और इसका 2 पार्ट जो होता है वो कॉपर और सिल्वर होता है। और एमलगम क्या है, ये भी एक तरह का एलॉय है जिसमें से उसका एक जो मेटल होता है वो मरकरी का होता है। तो मरकरी का अगर कोई मेटल है उसके साथ अगर कोई दूसरा मेटल भी है तो वो एमलगम है। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया।